सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर मैं बात करूँ ईएम वेव्स, ईएम का मतलब इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का फ्लो क्या होने वाला है, तो चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात करेंगे, कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट की डिस्कवरी हुई। फिर मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस दी, मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस के बारे में समझेंगे। फिर हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि ये ईएम वेव है तो है क्या चीज़, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका सोर्स क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एवरेज एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, इंटेंसिटी पढ़ेंगे, और फिर हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। ठीक है, डन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट करंट की, डिस्प्लेसमेंट करंट अगर मैं पीछे चले जाऊँ अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं पीछे चले जाऊँ तो हमने पढ़ा था कि ये मेरे पास कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर चार्ज होता है जब एक बैटरी के साथ कनेक्ट होता है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो आईसी है, वो मेरे पास कौन सा करंट है, वो मेरे पास कंडक्टिंग करंट है। डन। बट बात तब आई जब बोला कि चार्ज तो हुआ, बट ये जो दोनों कैपेसिटर के बीच में प्लेट्स के बीच में जो गैप है, यहाँ पे भी कोई करंट होता है। वायर में तो कंडक्टिंग करंट होता है, तो यहाँ पे भी कोई करंट होता है। तो जो हमने यहाँ पे जो करंट होता है वो हमारे पास कौन सा करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और आई डिस्प्लेसमेंट मेरे पास किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे करंट आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए। और डी फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड को ई डॉट ए लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट ए बार आ गया डी ई बाई डी टी। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 हो गया। आपने हमेशा याद रखना है, अगर आपको डिफरेंट वैल्यूज दी हो तो हमेशा याद रखना, जब करंट नॉन जीरो होता है तो उसका जो कंडक्टिंग करंट होता है वही किसके बराबर होता है, वही मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। तो कंडक्टिंग करंट ही मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। अगर मैं बात करूँ, अगर कैपेसिटर के लिए कंडक्टिंग करंट की बात करूँ, तो कैपेसिटर के लिए क्या होता है, मेरे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो Q बाई वी होता है। डन, इतनी बात समझ आ गई। अब चार्ज को मैं डी क्यू बाई डी टी लिख सकती हूँ, तो ये डी क्यू बाई डी टी करा, तो अगर मेरे पास कैपेसिटर किसी की कॉन्स्टेंट दिया तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो कंडक्टिंग करंट आएगा उसी को मैं किसके इक्वल पुट कर दूंगी, डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल पुट कर दूंगी। डन। अब नेक्स्ट आता है मैक्सवेल। अब मैक्सवेल ने यहीं से देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से मेरे पास करंट आ रहा है। डन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से भी मेरे पास क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। अब मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशन दी। अब वो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस क्या बोलती है, तो उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो वो गॉस लॉ बोलता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉस लॉ बोलता है कि हमारे पास ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए किसके बराबर होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज लूप बनाती हैं, वहाँ पे गॉस का लॉ क्या है, जीरो, बी डॉट डी ए मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया कितना हो गया, जीरो हो गया। क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया किसके बराबर हो गया, जीरो। ये गॉस लॉ मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक्स। अब साथ में अब हमारे पास आ जाओ, पहले आप आ जाओ फैराडे रूल। फैराडे क्या बोलता है, फैराडे बोलता है कि जो ईएमएफ चेंज है, जो मेरे पास ईएमएफ है, जो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास ईएमएफ है, मेरे पास ईएमएफ किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ डी फाई ई बाई डी टी के बराबर होता है। डन। मतलब चेंज इन फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड का डी बी फाई डी बी बाई डी टी होता है ईएमएफ। अगर मैं बात करूँ तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ वोल्टेज है, वोल्टेज को ई डॉट एल लिख सकता हूँ। मतलब अगर क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट लेंथ का इंटीग्रल दैट इज ईएमएफ, वो मेरे पास माइनस ऑफ डी फाई बाई बी वी है, मतलब चेंज होना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसको प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो सेम जो एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ है, मॉडिफाइड एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ, हमारे पास पहले क्या था, एम्पेयर सर्क्यूटल बोलता था बी डॉट डी एल, हमारे पास किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब आई इनक्लोज में सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट भी आएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, मतलब चेंज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, और हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसी है, दी आर नॉन कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव नहीं है, ये कैसी है, हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव है। तो ये हमारे पास किसकी 4 इक्वेशन है, दीज आर योर 4 इक्वेशंस ऑफ, ये किसकी 4 इक्वेशन है, ये आपकी 4 इक्वेशन है किसकी, मैक्सवेल की, जो एग्जाम में पूछी जाती है। कहाँ पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है। डन।
अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पार्ट डन हो गया। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली ईएम वेव है क्या। ईएम वेव बेसिकली मेरे पास कैसी है, एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ऐसी वेव जो हमारे पास ओसिलेट करती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मतलब वेव के पार्टिकल परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं, इन द डायरेक्शन नहीं, परपेंडिकुलर, पैरेलली नहीं, परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं, वो ट्रांसवर्स वेव है। नॉन मैकेनिकल का मतलब मीडियम इंडिपेंडेंट है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और वही चीज़ परपेंडिकुलर है वेव की ओसिलेशन से, और यही हमारे पास क्या आता है, ट्रांसवर्स वेव आता है। अगर मैं बात करूँ फेज डिफरेंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, जीरो। फेज डिफरेंस मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है ई वाई ई नोट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी प्लस फाइव ही होगा, मतलब फेज का कोई डिफरेंस नहीं होगा। फेज का डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। फेज का डिफरेंस हमारे पास कितना होगा, जीरो होगा। या जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, वेव ऑसिलेट कर रही है वाई में, तो देखो यहाँ पे क्या है, ई नोट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, फाइव ही है। डन, यहाँ पे भी मेरे पास है फाइव है। अब एक वेव की इक्वेशन के अंदर हमें कौन सी चीज़ क्या बता रही है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है, तो ई नोट मेरे को किसके बारे में बता रहा है, एम्पलीट्यूड के बारे में बता रहा है। के एस क्या है, एंगुलर वेव नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, टू पाई बाय लैम्डा। ओमेगा टी फ्रीक्वेंसी है, टू पाई बाय टी के बराबर हो गया। अगर इन दोनों में साइन प्लस है या माइनस है, अगर मान लो अगर माइनस साइन है तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर मेरे पास पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस है। डन, इतनी सी बात डन होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है वेव की वेलोसिटी। वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी में डिफरेंट है, ये हमने एसएचएम वेव में पढ़ा हुआ है, एसएचएम वेव में। तो जो वेव की वेलोसिटी है वो मेरे पास, अगर वेव की वेलोसिटी की सिर्फ और सिर्फ मुझे पहले डायरेक्शन पता करनी है, जो वेव ऑसिलेट करे उसकी डायरेक्शन है, इतना तो मुझे पता है, परपेंडिकुलर आई जे में है, अगर मैग्नेटिक फील्ड आई में है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जे में है, तो वेव होगी के में ही होगी, बट माइनस के में होगी, प्लस के में होगी। ये मुझे कैसे पता लगता है, तो ये पता लगता है ई क्रॉस बी का, बट ओनली फॉर डायरेक्शन। ऐसे वेव की वेलोसिटी ई क्रॉस बी से नहीं आती है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्शन आएगा। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हूँ तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में जा रही हूँ तो नेगेटिव। मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है, ई क्रॉस बी है, याद रखना ई बी है, ठीक है। आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के। बट अगर ध्यान से सुनो, ये हमारे पास के डॉट आई किसके बराबर हो जाएगा, के डॉट आई, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब के डॉट जे माइनस आई के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। डन। वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव की बात करूँ तो हम इसको डिफरेंट वे से निकाल सकते हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव क्या होती है, फ्रीक्वेंसी म्यू इंटू लैम्डा, सी इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, हम पढ़ते आए हैं, बहुत बार हमने पढ़ा है। तो वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ से फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ करूँ और के इज इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा करूँ, तो मेरे पास इसका फॉर्मूला, वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, ओमेगा बाय के भी आ जाता है, क्या आ जाता है, ओमेगा बाय के भी आ जाता है, ठीक है। और हम अगर वेलोसिटी ऑफ वेव एक मीडियम में निकालना तो किसके आ जाएगी, वन अपॉन में परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है। अगर मैं उसको, अब मेरे को पता है म्यू एम को मैं कह सकती हूँ म्यू नोट इंटू म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन में वैक्यूम, मतलब मीडियम क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू में वैक्यूम की, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करा। अब मुझे पता है ये जो मेरे पास क्या कहते हैं, म्यू ई नोट और म्यू नोट है, ये तो वैक्यूम के लिए, डेट इज वन अपॉन अंडर रूट में म्यू नोट ई नोट, ये तो वैक्यूम के लिए, मतलब इसके लिए तो मैं सी की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो 3 इंटू म्यू आर इंटू में मेरे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट आर, और ये मेरे पास क्या लिखा है, एप्सिलॉन नोट आर लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब मेरे पास क्या, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, कहीं लिख देती हूँ, जो सी होता है, सी वैक्यूम के लिए हम जो स्पीड डिफाइन करते हैं, वन अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। डन। ऐसे अगर मेरे पास एम्पलीट्यूड दिया हो तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। डन।
अब मेरे पास नेक्स्ट आता है एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अगर एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करूँ तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी मेरे पास क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नोट ई नोट दैट इज पीक इंटेंसिटी का स्क्वायर और अपॉन में हाफ बी नोट का स्क्वायर अपॉन में म्यू नोट। अगर मैं बात करूँ कि एवरेज बनी कैसे, तो आधी इलेक्ट्रिक फील्ड आधी, तो आधी को मतलब ये नहीं इसका हाफ कर दो, तो ऑलरेडी आधी है, इसका और हाफ करो, मतलब अगर दोनों का सम करके लिखना है तो ये कंपोनेंट दे रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका कौन दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। इंटेंसिटी क्या होती है, पार पर यूनिट एरिया, पार को लिख सकते हो एनर्जी पर यूनिट टाइम और अपॉन में एरिया इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास होता है एनर्जी डेंसिटी इंटू में सी, मतलब ये क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इंटू में सी। एनर्जी डेंसिटी क्या है, हाफ एप्सिलॉन नोट ए नोट का स्क्वायर और हाफ बी नोट स्क्वायर बाय म्यू नोट, उसको मल्टीप्लाई कर दो सी से। अगर मैं बात करूँ, अगर एक पॉइंट चार्ज है आर डिस्टेंस पे, उसकी क्या इंटेंसिटी होगी, तो मेरे को पता है इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर लीनियर है सिलेंड्रिकल है तो उसका पाई 2 पाई आर एल हमारे पास उसका क्या होता है, एरिया होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और प्लेनर सोर्स की हमारे पास जो रेडियस की इंडिपेंडेंट होती है, क्या होती है, रेडियस की इंडिपेंडेंट होती है। अगर यही रेडिएशन प्रेशर, अगर कोई लाइट आई वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब होगी, तो उसकी हमारे पास जो पार होगी वो क्या होती है, इंटेंसिटी बाय सी होगी। और अगर मैं बात करूँ रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, आई बाई सी होगा। और अगर वो आते रिफ्लेक्ट भी होगी तो वो मेरे पास 2I/C होगा। तो सॉरी, रेडिएशन प्रेशर, पी फॉर रेडिएशन प्रेशर। नेक्स्ट डन। अब हमारे पास सोर्स की बात करूँ तो सोर्स हम बोले, अगर मैं बोलूँ तो सोर्स इसका सबसे पहले एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करता है, ओसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करता है, ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हायर से लोअर सीरीज में, लोअर से हायर। हम देखें ना वहाँ एक्सरे आती है, लाइमन बार्मर यूवी में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ईएम वेव प्रोड्यूस हो रही है। डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस में भी ईएम वेव, जैसे एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है, हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर चैप्टर में। न्यूक्लियर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कि वो जो के ट्रांजिशन की वजह से, मतलब एक शेल होता है न्यूक्लियस के अंदर चल जाता है, तो वहाँ पे भी कैसे एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है। डन। अब लास्ट पार्ट पे आ गया, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरेज, गामा। सबसे पहले बताओ, ये नीचे ऑर्डर है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का, मतलब यहाँ पे हम नीचे जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी वेव की क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी वेव की बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ज़्यादा वेवलेंथ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रेडियो वेव को प्रोड्यूस कौन करता है, एक्सेलरेटेड चार्जेस। माइक्रोवेव को कि याद करना, क्लिस्ट्रॉन्स, मैजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स, इंफ्रारेड हॉट बॉडीज, वाइब्रेशन ऑफ एटम, विजिबल को एटॉमिक ट्रांजिशन से, यूवी सन से प्रोड्यूस होती है। एक्सरेज कहाँ से होती है, जब मेटल पे में इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पार्टिकल आते हैं तो मेरे पास एक्सरे प्रोडक्शन होता है। गामा रे न्यूक्लियर रिएक्शन से यूज होता है, ठीक है। रेडियो वेव को रेडियो टीवीज में, माइक्रोवेव्स को ओवंस, रेडार सिस्टम, एयरक्राफ्ट में, इंफ्रारेड को कहाँ यूज़ करते हैं, रिमोट में, फिजियोथेरेपी में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, विजिबल क्या है, विजिबल रीजन जहाँ पे हम देख पा रहे हैं। यूवी को हम कहाँ यूज़ करते हैं, यूवी को मैं यूज़ करती हूँ ओजोन डिप्लीशन कर रही है, सबसे पहले टैनिंग कर रही है, स्टेलाइजेशन में यूज़ करते हैं, एक्सरे को कैंसर ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस में, और गामा को कैंसर ट्रीटमेंट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो जब रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है और गामा की सबसे कम वेवलेंथ है, याद करने की ट्रिक 1, 3 एंड देन 9 और देन 12, 3 का टेबल है, मिसिंग 6। अगर मैं बात करूँ तो वेवलेंथ की बात करूँ 10 की पावर -1, 10 की पावर -3, और ये तो मेरे को विजिबल का तो याद ही होता है ना, 400 से 700 नैनोमीटर, तो 700 ऊपर गया, तो 10 की पावर -1, -3, -9 और -12, तो 12 इधर गया, -9 इधर गया, तो यहाँ से हमारे पास हम इनका वेवलेंथ निकालेंगे। अगर मुझे वेवलेंथ पता है तो स्पीड मेरे को वैक्यूम की पता होती है, तो मेरे को ये फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ करके हमारा क्या हो जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। डन। तो यहाँ से आपने याद रखना कि जो मेरे पास गामा रेज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है और रेडियो की वेवलेंथ, और ये पूरा स्पेक्ट्रा याद करना है, इसके यूजेस क्या है, प्रोडक्शन क्या है, वेवलेंथ याद है तो फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद निकल जाएगी। इसी के साथ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर इज डन।